हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 24 चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 9वीं का भौतिक विज्ञान। अध्याय है चौथा, गुरुत्वाकर्षण। और यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न संपूर्ण हल करेंगे और प्रश्नों की कुल संख्या है 26 यानी 26। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो इसे हमें यहाँ पे परिभाषित करना है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, संसार के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पिंडों के बीच इस आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किसे कहा जाता है? संसार के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और यही आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दो पिंड है, इसका द्रव्यमान है m1 और इसका है m2। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं, यानी एक दूसरे को खींचते हैं। कौन से बल से? तो F बल द्वारा। तो यही कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थियों को एक कन्फ्यूजन होती है, तो मैं यहाँ पे दूर करना चाहता हूँ। जैसे में कि कोई वस्तु यहाँ से गिरती है, जैसे में कि मैं हाथ में कोई पत्थर लिए हूँ और इसको छोड़ देता हूँ, तो ये कहाँ गिरेगा? तो ये तो ज़मीन पर गिरेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी समझते हैं कि इसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। तो इसे नहीं कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण, इसे कहा जाता है गुरुत्व बल। यानी कोई भी वस्तु जब नीचे गिरती है तो वो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ही गिरती है। तो पृथ्वी उस पर बल लगाती है, उसे कहा जाता है गुरुत्व बल, ना कि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण किसे कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है कि जब सभी पिंड एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करते हैं उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक। और किसी वस्तु का पृथ्वी पर गिरना वो कहलाता है गुरुत्व बल, यानी पृथ्वी उसे गुरुत्व बल द्वारा आकर्षित करती है, यानी खींचती है। तो आइए इसके पश्चात प्रश्न संख्या दूसरा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान लिखें। हमें इसका मान लिखना है कैपिटल G का। तो ये रहा गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान, यहाँ पे आपको लिखना है। और इस नियतांक का मान हमेशा फिक्स रहता है, ये नहीं बदलता। और जो स्मॉल g होता है वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है और उसका मान हमेशा बदलते रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। संसार में सभी जगह एक ही रहता है। ठीक। इसके पश्चात है प्रश्न संख्या तीसरा, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की परिमाण ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखें। तो कौन सा सूत्र है? तो ये रहा, F = G m/m/r²। ये बल का परिमाण का सूत्र होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जिस बल से करते हैं, और यहाँ पे इनके बीच की दूरी है r, तो उस बल का परिमाण उनकी द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी फॉर्मूले से जो नियम बताया था न्यूटन ने, यहाँ से हमें बल का मान प्राप्त हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ m1 और m2 क्या है? पिंड के द्रव्यमान है और बीच की दूरी है r²। तो यही वहाँ पे लिखना है आपको। और ये प्रूफ किया गया है, पहले से वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं ये सारा चीज़। इसके पश्चात है प्रश्न संख्या चौथा, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको आंसर ये लिखना है कि अगर पिंड की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल का परिमाण क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 4 गुना? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये दो पिंड हैं और इनकी बीच की दूरी है r। तो दूरी से संबंधित न्यूटन ने बात बताया था कि न्यूटन ने बताया था कि बल का परिमाण, यानी एक पिंड जो दूसरे पिंड पे बल लगाते हैं तो उस बल का परिमाण उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे इस प्रकार। तो इसका क्या मतलब हुआ? व्युत्क्रमानुपाती, यानी एक के मान बढ़ने से दूसरा घटेगा। ठीक। और दूसरा घटने से, यानी पहले के घटने से दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा बढ़ेगा। ठीक। और दूसरे के घटने से पहला बढ़ेगा। इसे कहा जाता है व्युत्क्रमानुपाती। और समानुपाती का क्या मतलब होता है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा। इसमें एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा घटेगा। और लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती के नियम के अनुसार दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसी कारण बल यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ कहा गया है कि दूरी को आधा कर दिया जाए, तो दूरी आधा हो जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल तो बढ़ जाएगा, क्योंकि दूरी तो आधा हो गया है। यहाँ पे देखिए
दूरी अगर आधा कर दिया जाए, इसे कम कर दिया जाए तो ये तो बढ़ जाएगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 5वां। तो आइए इसके बाद प्रश्न संख्या 5वां, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ही डायरेक्ट आपको लेके आ गया। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है? हमें बताना है कौन सा है, बड़ा है, बराबर है कि छोटा है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया बल है, यानी न्यूटन के थर्ड लॉ। तो न्यूटन के थर्ड लॉ क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होते हैं, यानी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी और चंद्रमा पे जो गुरुत्व बल लगेगा वो एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार न्यूटन ने बताया था। और गुरुत्वाकर्षण का भी जो नियम किसने प्रतिपादन किया, वो न्यूटन ने ही किया है। तो इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 6। तो 6 नंबर प्रश्न में है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? तो इस बल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी किसी भी वस्तु पर कौन सा बल लगाती है? तो वो लगाती है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी पर कोई वस्तु नीचे गिरते हैं, ना कि गुरुत्वाकर्षण बल। उसे कहा जाता है गुरुत्व बल। आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको लिखना है गुरुत्व बल। तो इसके पश्चात प्रश्न संख्या 7 है, मुक्त पतन क्या है? तो ये आसान सा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी जब किसी वस्तु को गुरुत्व बल से खींचती है तो उस अवस्था को मुक्त पतन कहा जाता है, और यहाँ पे उसका विरोधी कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा हो। जैसे कि यहाँ आप समझ सकते हैं, किसी माध्यम में प्रतिरोध की अनुपस्थिति में, यानी वायु भी वहाँ पे ना हो, उसका प्रतिरोध ना उत्पन्न करे, तो वस्तु के गिरने की गति को क्या कहा जाता है? मुक्त पतन कहा जाता है। और ये किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण मुक्त पतन होता है। यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे क्या आप मुक्त पतन कह सकते हैं? यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वायु इस पंख को क्या कर रही है? अवरोध उत्पन्न कर रही है। और यहाँ भी मुक्त पतन नहीं है, ये वही अवस्था है। यहाँ पे मुक्त पतन है, यहाँ पे कोई वायु नहीं है, यहाँ निवार्थ है। और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बल द्वारा पृथ्वी इन दोनों वस्तुओं को नीचे खींच रही है। तो इसे कहा जाएगा मुक्त पतन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मुक्त पतन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 8, मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण क्या है? तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मुक्त पतन को अन्य त्वरित गतियों से अलग दर्शाने के लिए मुक्त पतन त्वरण, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, और इसे किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल जी से। और इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। यानी मुक्त पतन से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे ए के संकेत बताने के बजाय जी से दर्शाया जाता है, और इसका मान होता है 9.8। तो इसके पश्चात प्रश्न संख्या 9, पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान महत्तम होता है, यानी ज़्यादा होता है, या न्यूनतम यानी कम होता है? कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महत्तम होता है। कैसे महत्तम होता है, आइए इसको समझते हैं। तो ये पृथ्वी का डायग्राम है, इस तरीके का होता है, यानी चपटा हुआ होता है, जैसे कि आपको मालूम है। और यहाँ पे क्या है, पृथ्वी के ध्रुवों पर, तो पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ये इसका केंद्र है। तो आप बताइए, केंद्र से सबसे नज़दीक कौन सा बिंदु है? तो ये सबसे नज़दीक है, और ये सबसे दूर है। ये सारे दूर हैं, और ये भी नज़दीक हैं। ठीक। और सवाल क्या है, पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है या न्यूनतम? तो इसका आंसर होता है महत्तम। महत्तम होगा क्यों? क्योंकि दूरी जो है काफ़ी नज़दीक हो जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण, तो न्यूटन ने बताया था गुरुत्वाकर्षण के दूरी के संबंधित कि बल का परिमाण उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक। और वहाँ पे गुरुत्वीय बल जो उसका मान होगा, यहाँ पे दूरी कम है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक के घटने से दूसरा बढ़े।
यहाँ पे दूरी कम है, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा। और या ध्रुवों पे बात की गई, यहाँ पे एक ध्रुव और यहाँ पे दूसरा ध्रुव, और यहाँ पे दूरी ज़्यादा, तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा। तो यही आपको समझना है। तो इसका आंसर यही होगा, महत्तम होगा। तो आइए इसके बाद प्रश्न संख्या 10वां, कमानीदार तुला से किसी वस्तु का क्या मापा जाता है? यानी तराजू जो होता है उससे क्या मापते हैं हम लोग? हम उससे मापते हैं भार। ठीक, तो यही आपको आंसर लिखना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न है, एक कागज़ की सीट जैसी सीट उसी प्रकार की सीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? तो यहाँ पे आपको समझना है, ये हो गई गेंद और ये हो गई उसी आकार की कागज़ की गेंद। तो ज़मीन पे जब छोड़ेंगे दोनों को तो पहले कौन से गिरेगी? ये पहले गिर जाएगी और ये बाद में गिरेगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि वायु यहाँ अवरोध उत्पन्न कर रही है, वायु बाधा उत्पन्न कर रही है, इसी कारण ये ज़मीन पे देर से गिरेगी। यही तो इसका आंसर हो जाएगा, यही आपको लिखना है। वायु का प्रतिरोध गेंद की अपेक्षा कागज़ की सीट पर अधिक होता है। और निवार्त में क्या होता है? अगर वायु को निकाल दिया जाए तो निवार्त में क्या होगा? दोनों एक साथ गिरेंगी, जिसे हम लोग मुक्त पतन कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वायु प्रतिरोध उत्पन्न करता है यानी बाधा उत्पन्न करता है। आइए इसके बाद प्रश्न संख्या है 12, किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है? किसी वस्तु का भार जो होता है एक प्रकार का बल होता है जो उस पिंड द्वारा लगाया जाता है, और द्रव्यमान जो होता है वो उसका पर्सनल भार होता है। ठीक, और गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलते रहता है, जिसके कारण प्रत्येक पिंड पे भार भी बदलते रहते हैं। तो इन तीनों में क्या संबंध है? ये इसका फॉर्मूला है, W बराबर m इंटू जी, यानी बल बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, किसी संतुलित वस्तु का भार परिणाम में पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्व बल के बराबर होता है। यानी किसी भी वस्तु का भार क्या होता है? वो गुरुत्व बल के बराबर हो जाता है। और भार को प्रायः W से सूचित किया जाता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो तो वस्तु का भार W बराबर m इंटू जी। भार प्रत्येक पिंड पे बदलता है क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है, इसी कारण। तो यही इसका संबंध आपको लिखना है, W = m इंटू जी। तो आइए इसके पश्चात प्रश्न संख्या 13, एक पिंड का द्रव्यमान 40 kg है, यानी m का मान। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 10⁻⁻2 है मीटर है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो भार जो हो, फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले जो दिया गया मान हम यहाँ पे लिखेंगे, m और g का मान। भार का फॉर्मूला W = m इंटू जी। W का मान तो दिया है यहाँ पे, सॉरी W तो हमें निकालना है। m का मान दिया है 40 और g का मान दिया है यहाँ पे, दोनों में गुणा कर दिया हमने, ये आ गया 400। तो यही इसका आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 14। तो 14 नंबर प्रश्न यहाँ है, एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, क्या उसका पहला द्रव्यमान भार बढ़ता है या घटता है या अचर रहता है? तो इसका आंसर, पिंड का द्रव्यमान अचर रहता है परंतु भार बढ़ता है, भार जो है घट जाता है। तो पृथ्वी पर किसी पिंड का, जैसे पृथ्वी पर कोई वस्तु का भार 60 kg है, तो वही चंद्रमा पर कितना होता है? तो 1/6 होता है। तो यहाँ पे 60 × 1/6 कितने बार में जाएगा? तो ये 10 बार में जाएगा, तो 10 kg। पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार 60 kg है तो वही चंद्रमा पे उसका हो जाएगा 10 kg, लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, भार बदल जाएगा, क्योंकि g का मान बदलता है, इसी कारण भार भी बदल जाता है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। पिंड का द्रव्यमान अचल रहता है परंतु भार घटता है। इसके बाद देखेंगे दाब क्या है। प्रश्न संख्या 15, दाब क्या है? दाब का SI मात्रक क्या है? तो इसकी परिभाषा यहाँ पे दी गई है। दाब की परिभाषा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अतः दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला P, यानी यही फॉर्मूला है, P = प्रेशर F/A।
ठीक। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी परिभाषा जो है प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे दाब काफ़ी कम लगेगा क्योंकि इस बुक की जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा है हाथ पे, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे देखिए वेट तो दोनों का सेम है, लेकिन इसका क्षेत्रफल काफ़ी कम होगा यहाँ पे पूरे था और यहाँ पे सिर्फ एक बिंदु पे। तो दाब जो है वो क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। क्षेत्रफल बढ़ जाए तो दाब कम लगेगा, क्षेत्रफल अगर कम हो जाए तो दाब ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जानते हैं, आपको समझना है, यहाँ से एक दीवार है और ये कील है, ठीक। अगर दीवार पे कोई कील को हम ठोके हैं उसकी नुकीली तरफ, तो ये आसानी से अंदर चली जाएगी। अगर कील को उल्टा कर दें और फिर हम ठोकें तो ये अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल बढ़ गया और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल काफ़ी कम हो गया। तो यही होती है दाब के बारे में, ठीक। क्षेत्रफल ज़्यादा तो दाब कम, क्षेत्रफल कम तो दाब ज़्यादा। तो आइए इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 16। प्रणोद से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे इसके बारे में, किसी पृष्ठ या क्षेत्रफल के लंबवत लगे हुए बल को क्या कहा जाता है, प्रणोद कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बताया गया है ठोस पदार्थों के समान किसी द्रव या कोई निश्चित रूप का आकार नहीं होता, ठीक। यानी किसका आकार नहीं होता, द्रव का। उसे जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ठोस के समान ही द्रव भी बर्तन के पेंदे में पूरे संपर्क के क्षेत्रफल पर बल लगाता है। इतना ही नहीं, द्रव न केवल बर्तन के पेंदे पर बल्कि बर्तन के दीवारों पर भी बल लगाता है। द्रव द्वारा लगाया गया बल सदा बर्तन के दीवारों या पेंदों के संपर्क में क्षेत्रफल पर वितरित रहता है। यह बल संपर्क के लंबवत लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रणोद कहा जाता है। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये एक ठोस पदार्थ है, समझ ले कि ये एक लोहा है, ठीक, इस आकृति का है। हम इसको इस एक बर्तन में रख देते हैं, तो आप बताइए ये किस दिशा में बल लगाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये तो बस इतना ही तक है, ये नीचे की तरफ बल लगाएगा लंबवत। और यहाँ पे इसी बर्तन में यहाँ पे हम इसमें पानी रख देते हैं, तो आप बताइए पानी किस दिशा में बल लगाएगा, पानी नीचे लगाएगा लंबवत ऐसे, और इसके पृष्ठ पे भी लगाएगा ऐसे लंबवत, ठीक, 90 डिग्री। और यहाँ पर भी 90 डिग्री, और यहाँ पर भी लगाएगा 90 डिग्री, ठीक। तो नीचे भी लगाएगा और इसके सतह पर नीचे भी, और इसके चारों तरफ लगाएगा। पानी चारों तरफ लगाएगा, लेकिन ये ठोस सिर्फ नीचे की तरफ लगाएगा। तो यही लंबवत बल लगाने की जो प्रक्रिया होती है इसे कहा जाता है प्रणोद। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, द्रव न केवल बर्तन के पेंदे पर, नीचे ही नहीं बल्कि बर्तन के दीवारों पर भी बल लगाता है। यहाँ पर भी लंबवत और यहाँ पर भी यहीं से लंबवत। तो इस प्रकार के लगाए गए लंबवत बल को कहा जाता है प्रणोद। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी कारण एक सवाल यहाँ पर भी है, किसी भी वाहन जब आप देखते हैं, कोई भी वाहन जिसमें लिक्विड भरा होता है, जैसे पेट्रोल का, दूध का, ठीक, तो उसका वाहन का जो शेप होता है इस आकार का होता है, अंडाकार, एकदम गोल होता है। आप देखे होंगे क्यों होता है, तो इसी कारण होता है कि द्रव जो है वो चारों तरफ प्रेशर लगाता है। अगर स्क्वायर में ऐसे हो तो क्या करेगा, सतह फटने का डर होता है, यहाँ से उखड़ जाने का डर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, गोलाकार है, इसके सतह पे कहीं भी यहाँ पे प्रेशर लगाए तो ये फटने का संभावना काफ़ी कम रहता है। तो ये प्रणोद के कारण ही ऐसा किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17, तेज धार वाली कैंची से कपड़ा कम बल लगाने पर भी कट जाता है, क्यों। तो इसका आंसर काफ़ी आसान है, क्योंकि तेज़ जब धार होती है किसी कैंची की तो वहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है काफ़ी कम होता है। कहना है कि तेज़ धार वाली कैंची से कपड़ा कम बल लगाने पे कट जाता है। तो इसका आंसर आपको ये लिखना है कि कैंची की धार तेज़ होने से उसका सतह का क्षेत्रफल काफ़ी कम होता है, जिससे कम बल लगाने पर भी ज़्यादा दाब लगता है और इसी कारण कोई भी वस्तु आसानी से कट जाती है, ठीक। सतह का क्षेत्रफल काफ़ी यहाँ पे काफ़ी कम होता है, यानी मोटा नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा भी बल लगा दिया गया तो ज़्यादा दाब पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा।